सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, पुलो चुनाव में खुश आमदीद। मैं हूँ रमला बेग और मेरे साथ मौजूद हैं एज़ यूजुअल असद निज़ामी, हमारे जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट, एंड ऑफ कोर्स अली आफ्ताब सईद, द जूनियर तज्ज़ियाकार ऑफ आवर शो। कैसे हैं आप दोनों? ठीक हैं? चौकस फिट फाट। वाओ, अच्छा, काफ़ी एनर्जी है दोनों लेकर आए आज। मौसम क्लियर हो गया ना, हम ठंड भी कम हो गई है, धूप भी निकल रही है लाहौर में, सो फाइनली किसी मरासी की नजर लग गई है मेरी सर्दी को। आप तरसोगे, 1.5 लाख रुपया बिल भरोगे और फिर भी पसीने आएंगे। सर देखें, गर्मी आनी होती है, गर्मी हमारा वे ऑफ लाइफ है, आप धोखा ना खाएं सर्दी से प्लीज। नहीं, अभी गर्मी तो नहीं आई, अभी स्प्रिंग ही चल रहा है, बड़ा अच्छा, वैसे विंटर ही है, स्प्रिंग तो नहीं है, लेकिन अभी आप देखें महीने डेढ़ में कैसे ले रहे होते हैं। हाँ, नहीं, you're right। अच्छा, एक पहली खबर की तरफ चलते हैं हम। नवाज शरीफ का कोई स्टेटमेंट थी कि जी हमारे जो यूथ, जो हमें वोटर्स जो हमारे हैं, वो मम्मी डैडी नहीं है बेसिकली। इसका मुझे प्लीज जरा इलैबोरेट करके बताएं कि इसका मतलब क्या था। मियां साहब, मतलब यही था जिन्होंने कहा है, लेकिन वो असल में कह ही रहे हैं कि जो सही यूथ है ना, हाउ डू यू क्वालिफाई एज अ मम्मी डैडी यू, उस पे तो आते हैं अभी तो वो मेरे ख्याल में इसकी ब्रॉडर डिस्कशन है। मियां साहब अलबत्ता जो है वो जो है तनकीद कर रहे थे उसके ऊपर, पीटीआई के ऊपर, और वो कह रहे थे कि क्योंकि उनका सियासी नारा हमेशा से ये रहा है कि यूथ जो है हमारे पास है, यूथ का वोट हमारे पास है और यूथ जो है वो हम ही हैं। तो इस दफ़ा हमने ये देखा है कि दो सियासी पार्टियाँ, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के अंदर थोड़ा सा जो ओल्डीज़ हैं उन्होंने थोड़ी सी बैक सीट ली है और यंगर लॉट को आगे आने दिए। नून लीग की सूरत में मियां साहब का मोमेंटम और सारा कुछ जो है वो वाला नहीं है जो 2013 में था, वो उस तरह से आपको जलसों में भी नहीं नज़र आ रहा। इनफैक्ट एक तो जलसों पे तो उन पर तनकीद भी हुई कि वो जल्दी चले गए वहाँ से स्पीच करके, लेकिन वो अपने फ़ौरन बात करवाते हैं मरीम नवाज़ से स्पीच, और उनकी सियासी एंट्री भी है इलेक्शंस के बाद, जो भी वो ओहदा संभालती हैं, जो भी अगर वो सीट लेती हैं, उसके बाद जो भी पार्टी का तक तो उनकी हमेशा से ग्रूमिंग चल रही है नायब सदर के तौर पर उनकी मीडिया विंग के हेड के ऊपर, लेकिन वो यूथ का फिगर वो है वहाँ पर। पीपल्स पार्टी की जानिब तो ये कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो तो मेरे ख्याल में रोज़ के कुछ 2 दर्जन जलसे कर रहे हैं, और उसके अलावा वो मुख्तलिफ पॉडकास्ट पे भी आए हैं, हमने ये भी देखे, मैंने उनके सुने, अपने मैनिफेस्टो के ऊपर आ रहे हैं, और वो भी यही बात करते हैं कि यूथ जो है अब हमारी बारी। वो तो पहले माजी में हमने शो पे बात की थी, उन्होंने तो इनफैक्ट अपने वाले साहब को भी एक पॉइंट पे कहते थे, उनके हवाले से बात की थी कि अब ये बड़ों की या बाबों की जाने का टाइम हो गया, अब हमारा टाइम है। तो ये इनफैक्ट असल में इस पूरे इलेक्शन के अंदर जिस भी सराउंडेड बाय तनकीद और मसाइल, मेरे ख्याल में एक सिल्वर लाइनिंग ये है, उसके अंदर वो मारूसी सियासत वाली बात अगर हम अलहदा कर दें तो ये डेफिनेटली है कि इस दफ़ा 2 बड़ी पार्टियों के अंदर से यूथ फैक्टर जो है वो बाहर आ रहा है। अब आ जाएगा मम्मी डैडी वाली बात पे, तो वो मैं वो फेंकना चाहूँगा ली की तरफ। आप वो बेसिकली मियां साहब ने कहा है जी कि ये तासुर के यूथ सारी पीटीआई के पास है, ये गलत है, मम्मी डैडी जो हैं वो उधर हैं, बाकी हमारी तरफ हैं। अच्छा, इससे ना बड़ा एक ओल्ड एज डिबेट सामने आ गई है, उसकी वजह ये, और ये ख़ास तौर पे लाहौरी जो हैं ये कहते हैं कि मम्मी डैडी ओरिजिनल टर्म थी जी। कराची वाले उनको लगता था कि इससे जो है ना वो तजलील ज़्यादा हो रही है, तो कराची के मम्मी डैडियों ने टर्म इंट्रोड्यूस की बर्गर। तो वो कहते हैं कि बर्गर जो है वो सही अक्कासी नहीं करता और वो बेसिकली तजलील में कमी ले आता है। तो मम्मी डैडी को वापस राइज होना चाहिए और उसके लिए पहला कदम रखा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। वाह वाह सर, देखिए ना वो है तो लाहौर के और पंजाब के। आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, मम्मी डैडी और बर्गर बच्चे में जमीन आसमान का फर्क है। देयर आर सिमिलैरिटीज। ओके, प्लीज एलैबोरेट हमें करेंगे। हमें तो लगता है कि बर्गर हमेशा जरा सिंधी होता है। बर्गर इज अ स्पेसिफिक क्लास ऑफ बच्चा, ठीक है, वो बर्गर बच्चा भी हो सकता है, बर्गर कोई ग्रोन अप भी हो सकता है। बर्गर इज काइंड ऑफ लाइक अ पर्सनालिटी, वो एक स्पेसिफिक क्लास की, के बड़े नखरे वाले हैं या अंग्रेजी इस तरह बोलते हैं। जो मम्मी डैडी बच्चे होते हैं वो हर बात पे रोना डाल देते हैं या बड़े, मतलब मेरा तो ये ख्याल है, लाइक दैट्स द डेफिनेशन दैट आई वुड कम अप विद दीस टू। लेकिन वो तो मेरे ख्याल में दोनों ही होते हैं कि मेरे ख्याल में सर्टेन क्लास को स्टीरियोटाइप किया जाता है इसके अंदर। ये जो नाजुक है ना, जो धूप में खराब हो जाते हैं। धूप में सब खराब होते हैं, कुछ लोग खराब नहीं होना चाहते। नहीं, वो ज्यादा होते हैं असल में मसले वाली बात है। बट चलिए, ये तो अब मियां साहब ने अब डिबेट छेड़ दी, इसलिए उन्होंने छेड़ी कि हम बैठ के इसके ऊपर बात करें, तो हम
करेंगे तो सही। तो इसके अंदर लेकिन एक और बात भी करनी चाहिए कि ये देखिए मम्मी डैडी, एक बंदा अगर बच्चा बन जाता है या बर्गर, तो वो किसकी वजह से बनता है? वो हालात की वजह से बनता है? उसके ऊपर कोई मुश्किलात आती हैं जो बनता है? नहीं, उसके पेरेंट्स का रोल होता है सारा इसके अंदर। देखिए ना, अगर तो बदतदरीज नस्लन आप अगर मम्मी डैडी आ रहे हैं तो आप खुद भी होंगे मम्मी डैडी, अनलेस कोई इस किस्म का आए शख्स जो कहे नहीं मैं इन चीज़ को तोड़ूंगा और मैं सख्त बनूंगा। मम्मी डैडी कोई ज़ात है वैसे। मुझे पता नहीं, बट मैं कह रहा हूँ चलती भी आ रही है तो वो अमूमन बन जाता है अगला बंदा। लेकिन अब पेरेंटिंग की अगर बात की जाए तो अब मेरे ख्याल में रिवाज थोड़ा डिफरेंट हो गया है। आई थिंक पहले होता था कि डीप एंड में बस फेंक दो और देखी जाएगी क्या होता है, जो कि डेंजरस चीज़ है, बट करते हैं लोग। अब तो मेरे ख्याल में ये कि ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स, डीप एंड जहाँ पे है उस इलाके में नहीं जाना, उधर उससे दूर दूर है। सो बेसिकली जरा एजुकेटेड और इन्फॉर्म्ड पेरेंट्स के बच्चे मम्मी डैडी बच्चे निकल आते हैं। हाँ, लेकिन फिर मसला ये है कि वो जो नाजुक बच्चे हैं वो बाद में जाके जिनसे डील करते हैं, जिनसे उनको काम होता है या जिन्होंने उनसे काम लेना होता है, उनको बड़ा तंग करते हैं, क्योंकि वो नाजुक होते हैं, उनको गर्मी सर्दी उन पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है, मेहनत वो नहीं कर पाते क्योंकि वो थक जाते हैं, और उनके जो है वो फिजिकल के साथ कैंसिल। ये बाय द वे ये कैंसिल वो खैर है, इस मुल्क में जो है ना, मतलब आजकल एक ही चीज हो सकती है। आजकल आप यूथ के सामने कोई भी ऐसी एक्सट्रीम बात स्टांस लेंगे अगेंस्ट व्हाट यू नो सच इश्यूज। मेरी सबसे अच्छी बात ये, मेरी ऑडियंस में है ही कोई नहीं यूथ। मुझे कर दे। अच्छा, आपने लफ्ज कैंसिल जिक्र किया, उस दिन मैं जा रहा गाड़ी में तो मेरे साथ वाली गाड़ी में ऊंचे ऊंचे गाने लगे हुए थे राहत फतेह अली खान के। अगर राहत फतेह अली खान कैंसिल नहीं हो सकता तो हम भी कैंसिल नहीं हो सकते। और बात वैसे सही है तो लेकिन अगर तो पेरेंटिंग की हद तक आ जाए, जो एक चीज हुई थी हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, वो तो उसके ऊपर तो आई थिंक जूरी जो है वो बैठ के वर्डिक्ट आउट कर गई। ये क्या है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग? आपको नहीं पता? आई डोंट नो। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग बेसिकली ये है कि अपने बच्चे की हर चीज जो है उसके ऊपर आपने यूं हवर करते रहना है। हर एक किस्म की चीज के ऊपर आपने ये भी ना करो, वो भी ना करो, इधर ऐसे फलाना 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 फलाना। उससे होता है ये कि आपकी जो इंडिपेंडेंस है वो कर्ब होती है थोड़ी सी। और मेरे तो ख्याल में मम्मी डैडी नेस का एक बहुत बड़ा एलिमेंट ये है कि आप हमेशा एक डिपेंडेंसी मोड में रहते हैं कि जी मेरा ये वाला काम को और कर दे, मैं खुद नहीं कर सकता या कर सकती, और उस तरह से बातें आ गई। तो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग जो है वो एक और डिबेट को जन्म देती है कि आपने स्ट्रीट स्मार्ट होना है, टफनेस लानी है अपने अंदर, या फिर आपने दूसरी तरफ जाना है जिसको हम मम्मी डैडी प्यार से कहते हैं। अच्छा, मेरा इसके बारे में जरा डिफरेंट ओपिनियन है। मम्मी डैडी जो बच्चे होते हैं यूजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ वो पेरेंट्स होते हैं जो ऐसे नहीं कि भाई इनका एक्सपोजर रोको या इनको दुनिया में जो भी स्ट्रीट स्मार्ट होने के लिए जो भी इनको गुजरना है जिस चीज़ से वो ना गुजरने दो। दे आर ऑलवेज देयर। उनका ये होता है कि आप जाओ, आपको कुछ होता है आपने हमें बताना है। सो स्कूलों में टीचर नहीं कुछ कह सकती, कोई कुछ कह दे गलती से भी कहीं पे भी, तो वो माँ बाप आते हैं, वो बच्चे को सिखाने के बजाय वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो उस चक्कर में ना वो थोड़े जरा रोंदू टाइप बच्चे होते हैं कि उनको पता होता है कि यार ये ज्यादती हुई है मेरे साथ, कोई इशू हुआ है तो भाई माय पेरेंट्स विल हेल्प मी आउट। देखिए इसके अंदर तो सबसे बड़ा जो अली और मैं हमेशा बात करते हैं कि जो ठुकाई का एलिमेंट खत्म किया था ना सोसाइटी में। आई टोटली डिसएग्री विद यू, आई होल हार्टेडली डिसएग्री विद यू। देखिए एक बैलेंस होता है। नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि एक एक्सट्रीम से उठ जाओ बिकॉज वो एक्सट्रीम से मम्मी डैडी बच्चे निकल रहे हैं, आप दूसरी एक्सट्रीम पे चले जाओ। ऐसे नहीं होता। हमारे माशरे में ना एक किसी और इशू की वजह से एक लफ्ज क्रिएट किया गया था जो मुझे बड़ा पसंद है, तो हल्का तशद्दुद। सो बच्चों के साथ में ये जो हल्का तशद्दुद जो है ना वो इट गोज अ लॉन्ग वे। जहाँ पे तशद्दुद की बात आ गई असद, वहाँ मैंने उसके पीछे हल्का लगा दिया। गॉश, देखिए मुझे तो जो वाहिद क्या जस्टिफाई करेंगे, ये एक बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी यहाँ पे। नहीं, मुझे तो जो वाहिद एक अनॉयंस है ना, ज़ाहिर तशद्दुद वगैरह नहीं, लेकिन मुझे जो एक वाहिद अनॉयंस होती है वो इस चीज़ पे होती है कि इस तरह के लोग जो है ना वो अक्सर कंप्लेन ये करते हैं कि कोई भी अगर वो देखते हैं ना कि गलत काम हुआ है मुआशरे में या किसी के साथ या कुछ, तो वो ना हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। प्लीज अपने बच्चों को बताएं कि That's not fair, अली। लाइफ इज नॉट फेयर। वो हैरान इतने क्यों हो जाते हैं कि कैसे हो सकता है, रोका क्यों नहीं। माय गॉड, मतलब कुछ अगर है ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो ज्यादती को फील कर रहे हैं, दे वांट टू डू समथिंग अबाउट इट, तो आप कह रहे हैं हाँ, तो डू समथिंग, डोंट आस्क मी कि ये कैसे हो सकता है। नहीं सर, होता है। आप असल में मसला ये है कि वो आपसे इसलिए पूछते हैं कि आपसे वो चाहते हैं इस चीज पे तज्जिया, और अगर आप उससे इनकार कर देंगे तो वो मजीद मेरे ख्याल में हर्ट हो सकते हैं उस बात से। हर्ट नहीं करना। हाँ, लेकिन चले मम्मी डैडी बच्चे तो एक तरफ, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को बिल्कुल आप उनको प्रोटेक्ट करें, मगर
you know, उनको लाइफ के एक्सपीरियंसेस से गुजरने भी दें. You don't have to resort to हल्का तशद्दुद and you don't have to. वो तो ऑब्वियसली किसी को नहीं तशद्दुद करना चाहिए. जी बिल्कुल. इसलिए मैंने लफ्ज़ हल्का इस्तेमाल किया. अच्छा हल्के से मेरा मतलब क्या है कि उस चीज़ का डर. देखिए अगर ज़हन से डर खत्म हो गया ना कि जी ये हो ही नहीं सकता कभी, तो फिर मेरे ख्याल में काम खराब अगर आप हर वो हमेशा डर होना चाहिए. आप हर बच्चे को अगर घरों में ये सिखा रहे हैं कि कोई चीज नहीं करोगे तो मार पड़ेगी, तो मतलब आप अच्छा ठीक है. चले यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करता हूँ, ये नहीं कि कोई चीज नहीं करोगे तो मार पड़ेगी, अगर कोई चीज नहीं करते रहोगे तो मार पड़ सकती है. वो ही मार पड़ेगी, मार पड़ सकती है उस फियर से बेसिकली. तो आप एक ऐसी जनरेशन रेस कर रहे हैं जिसको कभी, मेरे ख्याल में ऐसी जनरेशन होनी चाहिए जिसमें फियर थोड़ा सा होना चाहिए. इनमें ये फियरलेस लोग हैं. और आप 1 साल कर लें, 2 साल कर लें, 5वें साल उस बच्चे को पता लग जाएगा कि ये सिर्फ बातें ही हैं. यही ना. लेकिन इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी आर्सेनल में बैक पॉकेट में लिटरली बैक पॉकेट में यूं. आई थिंक बच्चों को समझा के लॉजिकली जेंटल पेरेंटिंग, इन्फॉर्म्ड एजुकेटेड पेरेंटिंग होनी चाहिए. चले दिस इज समथिंग दैट बाय द वे इसकी भी एक हमें डिस्कशन करनी चाहिए कि वुमेन जनरली आर टुवर्ड्स नर्चरिंग एंड मेन आर के वो लाठी से बच्चों को पालने का. यही होता है. तभी तो आप देखें मेन इन पावरफुल पोजीशंस उनका यही होता है कि पनिशमेंट इन्फोर्स करो. वुमेन जनरली आर यू नो मोर टुवर्ड्स के सिखा दो, समझा दो. बट चले बड़े बुरे होते हैं ये मर्द जो है ना सर. बिल्कुल 100%. चले यहाँ पे ब्रेक लेते हैं. विल बी राइट बैक. स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक टू बोलो जनाब. असद हमें आप बता रहे थे कुछ कि पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के बारे में डिस्कशन शुरू होगी, बल्कि इनफैक्ट डिसाइड भी हो चुका है कि प्राइवेटाइजेशन अब की तरफ जा रहे हैं. हाँ जी, ये होना ही था. ये चीज़ें जो हैं हमें बड़ी देर से बताई जा रही थी कि प्राइवेटाइज़ कर दें, बहुत बड़े मसाइल हैं, बहुत बड़ा खसारा है और एक ये बहुत बड़ा बोझ पड़ चुका है पूरे पाकिस्तान और उनकी इकॉनमी के ऊपर और इदारों के ऊपर पीआईए के हवाले से. तो ये एक नेगेटिव एक्विटी कंपनी बन चुकी है और जो केयर टेकर इस वक्त सेटअप है SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC के साथ मिल के उन्होंने अप्रूवल दिया है इसको बाइफिकेट करने के लिए. सो वो बेसिकली बात ये हुई है कि आपने उसका जो डेट है जो 830 बिलियन रुपीस का है वो जो है वो पार्क हो जाए एक होल्डिंग कंपनी के अंदर और उसको फ़िलहाल छेड़ा नहीं जाएगा. जो उसका कोर बिजनेस है पीआईए का उसको प्राइवेटाइज करके किसी कंपनी को बिडिंग करके कंपनी को बेचा जाएगा. वो उसके अलावा जो कुछ डेट है उसमें से जो 268 बिलियन है वो कमर्शियल बैंक्स को 12% के ऊपर कहा जाएगा कि इसको रिस्ट्रक्चर कर दें. इन्वेस्टेड एंड वो जो इन्वेस्टमेंट कह रहा हूँ उसको मतलब रिस्ट्रक्चर कर देंगे उसको. तो उसके अलावा जो हमेशा बात होती है कि इनकी जो एसेट्स हैं उनका क्या किया जाएगा. तो ये तो लाइबिलिटीज़ की बात होगी. तो लाइबिलिटीज़ को तो वो कह रहे हैं कि जी हम फिर होल्ड कर देंगे. जो इसके रूजवेल्ट होटल और होटल स्क्राइब जो पेरिस वाला है जब इसकी सेल होगी तो अगेन ये सिर्फ कोर बिजनेस की बात हो रही है. जो वो चीज़ें हैं वो इस सेल में इंक्लूडेड नहीं है और ये 55% जो इसका स्टेक है पीआईए का वो अब वो सेल है टू एनी इंटरनेशनल कंपनी जो इसको लेना चाहे और बाकी जो है वो गवर्नमेंट होल्ड करेगी इन दी एंटिसिपेशन के आने वाले सालों में अगर तो इस कंपनी ने इस एयरलाइन को चला लिया और ये एक लुक्रेटिव कंपनी बन गई तो फिर गवर्नमेंट जो है अपना जो स्टॉक रिटेन करेगी उसकी वैल्यू ऊपर जाएगी. तो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन की ये आप समझिए पहल है, ये समझिए उसकी जो एक प्लान उन्होंने बनाया है. लेकिन अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि इस किस्म की डील जो कि जाहिर है किसी एक इंटरनेशनल कंपनी के लिए इतनी लुक्रेटिव डील तो है नहीं, तो वो कौन सी ऐसी कंपनी है जो इसके अंदर आना चाहेगी जस्ट फॉर जो आपकी कोर ऑपरेशन है. ये जब प्राइवेटाइजेशन का हमने इसी शो पे बैठ के 1-2 महीने पहले ये फवाद साहब जब बड़ा जज्बात में आए थे कि इसको कर लेंगे हम प्राइवेटाइज, तो हमने इस पे डिस्कशन की थी और तब भी हमने इस शो में यही बात की थी कि ये इतना डेट जो है वो बाहर वाला कौन लेगा. और आपकी सरकार अगर ये कहती है कि जी ये हम पे कर देंगे तो वो जाहिर है एडवांस तो देने के पैसे हैं नहीं. कोई अगर ओवर द ईयर्स कोई रिस्ट्रक्चरिंग होती है तो आपकी सरकार पे यकीन कौन करेगा. तो अब प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने जो फैसला किया है वो ये है कि जी हम जो डेट है वो आवाम पे ही डाल देते हैं. ठीक है, अगर प्राइवेट बैंक्स उसकी रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं 12% पे, तो यानी कि वो पैसा कहाँ से आएगा, वो 12% इंटरेस्ट कहाँ से आएगा, वो आप और मैं देंगे. ठीक है. सो ये वो अली मलिक जिस तरह कहते हैं ना कि ये क्रोनी कैपिटलिज्म की इससे बड़ी मिसाल कोई है ही नहीं
कि सोशलाइजिंग द क्या कहते हैं लॉसेस और प्राइवेटाइजिंग द प्रॉफिट्स। ठीक है, सो ये अगर आपने यही करना था, अगेन जिस तरह असद कह रहा है कि इसके बाद भी आपको नहीं पता कि कोई आएगा कि नहीं आएगा, तो बंद ही कर दो। ये सारा कुछ करने की जरूरत क्या है? ये लोग तो जब तक ये अभी रिस्ट्रक्चरिंग के बाद अब पता नहीं क्या निकालेंगे, ये जब तक रिस्ट्रक्चरिंग अभी फैसला नहीं हुआ था, ये इस चक्कर में थे कि एसेट्स अपने पास रहें, तो बाकी कोई ऑपरेशंस बेशक 1 रुपए में ले ले, लेकिन सियानी है वो। हाँ देखिए, उनकी जो दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि वो ओन करते हैं, जो कि इस किस्म की हैं जिसका वो कह सकते हैं कि जी ये हम ऑफ वैल्यू हैं। सो उसमें जो एक चीज़ है आपकी, वो तो यही है कि जो आपकी एसेट्स हैं, जिन्होंने पहले कह दी जी हम नहीं ये दे रहे एसेट्स साथ। दूसरा, इनके जो कुछ पुराने रूट्स हैं जो PIA के चलते हैं, जिसमें से एक मशहूर रूट जो है वो लाहौर लंदन वाला है आपका, कुछ एक ज़माने में न्यूयॉर्क का होता था आपका, और यूरोपियन कंट्रीज़ में होता था, जो आजकल ऑपरेशनल नहीं है उस तरह से। सो वो उनको भी करेंगे, वो तो ज़्यादा स्कोर बिजनेस जो बेच रहे हैं उसके अंदर होंगे, लेकिन रूट्स, सिर्फ रूट्स जो हैं उनकी बेसिस पे आप नहीं चला सकते एक पूरी एयरलाइन। अच्छा, उसके साथ साथ देखें, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये जितना ज़्यादा शोर मचाते हैं ना, हमारे पास रूट्स हैं, पता नहीं कितने महंगे रूट्स हैं, कितने महंगे रूट्स हैं। ये लाहौर कराची या लाहौर लंदन या कराची लंदन में से एक तो ब्रिटिश एयरवेज भी आ गई थी। हाँ जी, चली गई ना। हाँ। अगर इतना प्रॉफिटेबल होता वो जाती। हाँ हाँ, और उसकी तो खैर ये भी था ना कि हमेशा से PIA, अच्छा ये भी एक तासुर क्लियर करते जाऊँ मैं, कि लोगों को अभी भी लगता है जी कि PIA की इंटरनेशनल टिकट्स जो हैं वो कंपैरेटिवली सस्ती होती हैं, तो ये बात भी गलत है। अब तो आप मतलब जब से चलना बंद हुई है उससे पहले आप चले जाएँ तो दुनिया के अंदर एयरलाइंस के अंदर कंपटीशन बहुत बढ़ गया इतने सालों से। अब PIA के ज़माने के अंदर कंपटीशन कोई नहीं था। ये गल्फ़ एयरलाइंस जो हैं ये नहीं होती थी, और ये गल्फ़ एयरलाइंस उनमें से एक जो है जो उनकी सबसे बड़ी है, शायद इस वक्त ये सबसे बड़ी होती थी, वो उसको बनाने में ही PIA का सबसे बड़ा हाथ है। और उसके काफ़ी सारे हमारे जो बहुत सीनियर पायलट्स वगैरह हैं, उन्होंने जाके सेटअप की थी वो एयरलाइन, अब वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। सो इवन दैट बीइंग सेड, इवन हमारे डोमेस्टिक सिनेरियो के अंदर भी सिर्फ वाहिद एक PIA होती थी। अब आप देख लें 2 या 3 और निजी एयरलाइंस इस किस्म की हैं जो ऑपरेट करती हैं, और वो उनसे बेहतर ऑपरेट करती हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है वो एक प्राइवेट मॉडल पे चलती हैं। मैं हमारे जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था एक पॉडकास्ट के ऊपर, जिसके ऊपर यही जिक्र हुआ, क्योंकि वो भी इस बिज़नेस से मुंसलिक हैं। सो उनसे ये सवाल किया गया कि जी PIA का क्या करेंगे। उन्होंने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा जी मुझे दे दें 2-3 साल के लिए, मैं आपको ठीक करके दे देता हूँ, ठीक करना कोई मुश्किल बात नहीं। यानी कि जो भी बंदा आएगा इस डील के अंदर, वो इस नीयत से आएगा कि उसने इस अंदर को ठीक करना। अच्छा, उससे एक और बहुत बड़ा मसला पैदा होता है जो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे, वो ये है कि इस एयरलाइन के फेलियर का क्या कॉज है। इस एयरलाइन का, जैसे हमारे तमाम जो हैं सरकारी इदारे जो हैं, उनके फेलियर का इशू ये है कि आपने ओवर हायरिंग की हुई है, आपने उसके अंदर उनको एग्जॉर्बिटेंट सैलरीज पे रखा हुआ है, उसके अलावा आपने एक इनएफिशिएंट सिस्टम के तहत ही चलता है सारा कुछ, और आपने उन सबको, जब ट्रिमिंग की बात आती है तो वो यूनियनाइज्ड हैं सारे। चूंकि वो यूनियनाइज्ड हैं तो आपका हाथ उसना नहीं पड़ता। आपको लगता है कोई इंटरनेशनल कंपनी आएगी और उसके पास फुल अथॉरिटी होगी यहाँ करने के लिए, सबसे पहले वो क्या करेगा? दे विल ट्रिम द फैट। और जब वो फैट ट्रिमिंग होगी तब आपको, हम इसी शो पे बैठ के बात कर रहे होंगे कि देखें जी PIA के अंदर से उन्होंने इतना अमला फारग कर दिया, इतने पायलट्स जो नॉन फ्लाइंग पायलट्स हैं उनको फारग कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, एयरपोर्ट्स के बंद कर दिए। तो ये सारा कुछ जो है ये होगा, लेकिन ये मेरे ख्याल में एक चीज़ अच्छी है उस लिहाज से कि ये ओपन करेगा इस डिबेट को कि जो आपके बंद हुए हुए सरकारी इदारे हैं, जो माजी में बंद हो चुके हैं स्टेट रन, उनको भी इस तरह कर दें, जो इस वक्त इसके साथ साथ नॉन परफॉर्मिंग है उनको भी प्राइवेटाइज कर दें। तो ये एक डिबेट खुल जाएगी जो अली कहता है जैसे कि ये होने को जा रहा है। देखिए, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इसका इलाज मेरी नज़र में तो ये है कि बंद कर दें। ठीक है, अगर आप चलाने की कोशिश करेंगे ना तो आपसे नहीं चलाए जाएंगे। आपसे इसलिए नहीं चलाए जाएंगे कि पहले तो होता था कि सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी पे ज़्यादा इल्ज़ाम था कि ये ज़्यादा हायरिंग्स करते हैं और पॉलिटिकल हायरिंग्स होती हैं। अब मुझे बताएं कि कौन सी पार्टी है जिस पर ये इल्ज़ाम नहीं है। दूसरा ये है कि कौन सी पार्टी है जो अभी तक पावर में नहीं आई, जिसके पास ये मौका नहीं था कि वो कर लेते मैनेज। ठीक है, नहीं हो सका ना। उसकी वजह ये है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है वो पावर में आने से 2-3 साल पहले ज़ेरे अताब होती है, उनके लोग जेलों में होते हैं। वो जब आते हैं उन्होंने अपने बंदों को नवाजना है। अगर कोई अपने बंदों को नहीं नवाजेगा तो कल को उनके लिए जेल कौन जाएगा, क्योंकि 2-4 साल बाद उन्होंने फिर जेल जाना है। सो ये जब सिस्टम
एक पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी होगा ना और वो फेयर गेम भी नहीं करेगा, तो फिर दूसरे से ये एक्सपेक्ट करना कि वो मुकाबला भी करे और वो फेयर भी खेले, ये मुमकिन ही नहीं है। So basically हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो रूट कॉज है इन सारे मसले का वो यही है कि ओवर हायरिंग और इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज ने प्रूफ तो कर दिया है इन द पास्ट के आई मीन दैट्स अगर आप ठीक है आप कह रहे हैं बिजनेस इतना मैनेज नहीं हो पा रहा, प्रॉफिटेबल नहीं आप सही तरह बना रहे क्योंकि यही है कि ओवर हायरिंग क्यों है बहुत ज्यादा, मैंने वही तो बताया ओवर हायरिंग क्यों है। मैं यही कह रही हूँ ना, रूट कॉज तो फिर यही हुआ है। तो फिर कोई भी पब्लिक सेक्टर की कोई भी इदारा ले लें, वो तो सबके मसले यही है, हर जगह यही है, तो आप इसको प्राइवेटाइज कर देंगे तो नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद सर्टेन इदारे जो हमारे अच्छी तरह से चल रहे हैं। जैसे आप फर्ज करें, मैं नादरा की एग्जांपल देता हूँ आपको। नादरा में वो कम लोग तो नहीं काम करते, लेकिन नादरा बहरहाल जो है वो उसने अपने आप को विद द टाइम्स रिफॉर्म करके एक नए एज के अंदर ऑपरेट कर रहा है। नादरा जो इस वक्त मैं कहूँगा कि हमारा एक बुरा इदारा नहीं है, वो अच्छी तरह काम कर रहा है। फर्क ये है, नादरा जो है ना, नादरा बड़ी अच्छी बात है कि वो अच्छा काम अगर कर रहा है। मसला ये है कि अगर वो बुरा काम भी करे तो आप उसको बंद थोड़ी कर सकते हैं। उसने एक सर्विस प्रोवाइड करनी है जो उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। पीआईए का मसला ये है कि आज अगर पीआईए बंद भी हो जाए तो क्या आप लाहौर से कराची नहीं जा सकते या लाहौर से न्यूयॉर्क नहीं जा सकते, सब कुछ हो सकता है। हाँ, मैंने वही जिक्र किया। असल में इस किस्म की एंटिटीज के साथ मसला ये होता है कि वो हमेशा तो नहीं स्ट्रेट रन रह सकते ना। अगर तो आपका इस किस्म का मुल्क है जहाँ पे कैपिटलिज्म है तो वहाँ पे कंपटीशन भी होगा। तो पीआईए के साथ हुआ ही है कि पहले मोनोपोली थी, अच्छा चल रहा था, जितने मर्जी बंदे रखी जाओ, आपको पता है कि आपकी एक मोनोपोली, हर बंदे ने जो डोमेस्टिक ट्रैवल करना है या बहुत लोगों ने इंटरनेशनल ट्रैवल करना है वो पीआईए पे करना है। फिर और एयरलाइंस आना शुरू होगी, फिर इंटरनेशनल एयरलाइंस आना शुरू होगी, फिर लोग जो हैं वो भी सियाने हो गए। फिर आप देखें इस तरह करते करते जब आपका इंटरनेट का दौर आया है और उसके अंदर आपने टिकटिंग जो है वो लेना इतनी आसान कर दी, तो ट्रैवल एजेंट्स जो आपको एडवाइस करता था, ट्रैवल एजेंट के जी ऐसा करें आप यही पे चले जाएं, उनकी ये चीज़ बड़ी बेहतर है, उनका पुलाव बड़ा मजे का। सो वो सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो गई, क्योंकि अब आप अगला कहते हैं यार कि मैं कोई मिडल ईस्टर्न एयरलाइन है, मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ से मुझे बेहतरीन जहाज़ भी मिलेगा, बेहतरीन सर्विस मिलेगी। सो वाई गो फॉर पीआईए? आई थिंक मेजर मसला तो उनका वैसे वन ऑफ द मेन कॉजेज ये भी है कि ओवरऑल उनकी सर्विस has gone really। देखिए अगर तो जो सरकार है ना किसी भी मुल्क की अगर बहुत ताकतवर हो तो वो कारोबार भी चला सकती है शायद, कमज़ोर जो है ना वो कारोबार नहीं चला सकते। सो यहाँ पे गवर्नमेंट हमेशा वीक होती है। हाँ वो वीक है ना, वो इनकॉम्पिटेंट, तो फिर वही बात है, कॉम्पिटेंट भी ले आओ वो भी यही करेंगे। चलें यहाँ पे हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद we'll have a lot more to discuss, stay tuned with us। वेलकम बैक टू बोलो जनाब। अभी पिछले कुछ दिनों में एक ट्वीट वायरल हो रही थी जिसपे देयर वाज अ वुमन कंप्लेनिंग अबाउट हाउ शी वाज ट्राइंग टू पे, कोई ऐप थी उसके सेल फ़ोन पे जो वो पे करना चाह रही थी, उस ऐप से वो गाने सुनती हैं, तो वो पे करना चाह रही थी अपने क्रेडिट कार्ड से, लेकिन वो रिफ्यूज़ हुआ जा रहा था, डिक्लाइन हुआ जा रहा था। एंड अपेरेंटली टर्न्स आउट कि वो बैंक, अकॉर्डिंग टू हर, वो बैंक ने अब इस्लामिक पॉलिसीज़ अडेप्ट कर ली हैं। सो इट्स नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग एनी ट्रांजैक्शन विद एन ऐप जिससे कोई गाना या कोई और एंटरटेनमेंट का सोर्स होता है। अली थोड़ा सा, सॉरी असद बताएं ज़रा थोड़ा सा इस पे और बता देगा, पहले मैं बताता हूँ। अली दोनों ये इतनी अजीब सी बात है और मैं इस पे काफ़ी भरा पड़ा हूँ कि ये मेरे साथ भी हो चुका है। हाँ। और देखिए इसमें 2-3 मसाइल हैं। सबसे बड़ा इसमें मसला ये है कि इस वक्त तमाम बैंक्स जो हैं, बड़े कमर्शियल बैंक्स जो हैं, उनकी अपनी कमर्शियल बैंकिंग के अंदर इस्लामिक बैंकिंग जो है एज अ प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है फॉर एनीबडी हु ऑप्ट्स के जी मैंने इस्लामिक बैंकिंग सर्विसेज अवेल करनी है। अब कुछ जगह ऐसे है कि कुछ उनकी जो चीज़ें हैं बैक एंड से ही आपको बताए बगैर या आपसे पूछे बगैर उनको कन्वर्ट किया जा जाता है। ये अमूमन तब भी होता है जब आपकी ब्रांच जो है उनको कन्वर्ट कर दी है इनटू एन इस्लामिक ब्रांच, तो आप देयरफॉर उसके वहाँ पर अगर आपका अकाउंट है तो वो आपको फ़ोन आता है जी उसको आप फिर चेंज करा लें या चेंज। अब एनीवेज वो तो चले प्योर बैंकिंग की हद है। ये जिस मसले का जिक्र कर रही हैं मेरा अपना नहीं ख्याल कि ये इस चीज़ से लिंक्ड है, बिकॉज उनके कुछ चेंजेस आ गए उनकी पॉलिसी के अंदर के जी हम एक ऐप को नहीं करेंगे। देखें ये जो ऐप्स जिनका ये जिक्र कर रही हैं या जो बाकी ऐप्स हैं वो जो पाकिस्तान में आती हैं और ये इंटरनेशनल एप्लीकेशंस हैं, सो वो इस नीयत से आती हैं कि यहाँ पे पेमेंट सिस्टम्स और बैंकिंग सिस्टम्स और जो बैकबोन है वो एक प्रॉपर तरीके से हमें केटर करने के, वरना कभी आते ही ना। और फ्रॉम द गेट गो उनको पता होता है जी कि इस किस्म के मसाइल हैं यहाँ पे। सो मेरा तो अपना ख्याल है कि ये ज़्यादा एक ब्रॉडर इशू को हाईलाइट करता है। वो ये चीज़ है कि कभी कभार हमारा जो क्रेडिट कार्ड सिस्टम्स हैं
पेमेंट्स हैं और जो फ्रॉड रेट है वो क्योंकि अभी भी हमारा ज़्यादा है क्योंकि हम फेयरली न्यू हैं इस चीज़ के अंदर, वरना अब एक ज़माने में तो मुझे याद है अगर आपने इंटरनेशनल कुछ ख़रीदना होता था अपने लोकल कार्ड से, आप पहले बैंक फ़ोन करते थे, बैंक को कहते थे जी कि मुझे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी है, वो कहते हैं जी हम अभी खोल रहे हैं आपकी ट्रांजैक्शन फॉर 10 मिनट्स। उस 10 मिनट के अंदर आपने जो खरीदना है आप खरीद लें और उस 10 मिनट के बाद जो है वो बैंक लायबल नहीं होगा। और कुछ केसेस में तो कहते थे इस पूरे 10 मिनट के लिए भी आप लायबल हैं, कुछ भी हो जाए। सो उस चीज़ में मज़ीद जो बेहतरी आई वो तब आई जब इन्होंने ये जो ऐप्स बना दी थी। अब आप ऐप के अंदर जाके आप एट विल कुछ ऐप्स के अंदर कुछ बैंक्स के अंदर आप ऑन कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ये ऑफ कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में आजकल के दौर में जब आपकी हर चीज़ जो है वो डोमेस्टिकली क्यों ना कंज्यूम हो रही है, जैसे ये फूड डिलीवरी ऐप्स होती हैं या ये टैक्सी की ऐप्स होती हैं, उनके अंदर भी उनकी सहूलत का सबसे बड़ा मेरे तो ख्याल में 80% सहूलत है ही है कि कोई कैश नहीं डील हो रहा। अगर आपने कुछ मंगवा भी लिया, एंड में जाके आपने कैश देना और चेंज लेना तो आधा मज़ा तो ख़त्म हो गया वहाँ पे। सो आई थिंक ये बैंकिंग को ओवरऑल ये चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि ये जो है ना बैंक फ्रॉड का भी शायद एक तो ज़रूर मसला होगा, वो उससे भी ज़्यादा बड़ा मसला ये है कि इनको डॉलर प्रोक्योर करने मसले हुए हैं, क्योंकि वो इवेंचुअली उधर तो डॉलर में पेमेंट करनी है ना, लोकली नहीं इंटरनेशनली वो OTT प्लेटफॉर्म्स के पैसों का मसला पैसे तो बाहर देंगे ना वो। सो प्रॉब्लम ये है कि उनको डॉलर्स में देने हैं पैसे। अच्छा, ये जिस तरह बात करते हैं ना, 2 बैंक्स तो ऐसे हैं जो कि फुली अब इस्लामिक हो चुके हैं, उनका नॉन इस्लामिक कंपोनेंट एलिमेंट कोई रहा ही नहीं। शायद इसके अलावा भी कोई हो, उनमें से एक तो आई एज इस्लामिक थे, लेकिन एक तो ऐसे हैं जो बाद में हुए हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं, कन्वर्ट हुए हैं, और उनका सबको अकाउंट होल्डर्स को मैसेज गया था कि हम अपनी जो सारी सर्विसेज हैं वो इस्लामिक करने लगे हैं, अगर आप अग्री करते हैं तो 1 दबा दें, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। मसला ये है कि जाहिर है ये डॉलर्स को बचाने का तरीका है कोई अपनी तरफ से। अदरवाइज तो देखें कि यही बैंक्स जो हैं ये जब गल्फ में ऑपरेट कर रहे होते हैं या कर रहे हैं, बल्कि हमें पता है, तो वहां से तो तमाम OTTs की पेमेंट हो रही है, ठीक है, सऊदी अरब से भी हो रही है। सो सऊदी अरब से ज्यादा तो हमें नहीं पता ना, तो अगर वहां हो रही है तो हम तो कुछ कहने वाले बनते ही नहीं। सो ये बेसिकली डॉलर बचाने का अपनी तरफ से इनका एक तरीका है। लोग तंग होंगे, लेकिन अगेन लोग कोई और तरीका ढूंढेंगे। इस तरह तो फिर बैंकिंग चैनल से हो रहा है, फिर नॉन बैंकिंग चैनल से होगा, इवेंचुअली मुल्क को नुकसान ज्यादा होगा। सर नॉन बैंकिंग चैनल आपको बता देता हूँ, नॉन बैंकिंग चैनल आपका वो कज़न है जो बाहर पढ़ रहा है या फिर आपका वो एक दोस्त है जो बाहर काम कर रहा है, जिसको कहेंगे यार कर दे, फिर आके सेटल कर लेंगे, और वो सेटल कभी नहीं होता, ज़्यादा भारी पड़ जाता है। लेकिन इसके अंदर एक और भी मैं चीज़ का जिक्र करूंगा कि लेकिन अब इन्होंने इसी ये डॉलर वाले मसले की वजह से क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस इंटरनेशनल जो हैं, वैसे तो कोई अगर और रास्ता कोई निकाल सकता है तो मेरे ख्याल में उस लिहाज से बेहतर है कि टैक्सेस इतने लगा दिए इन्होंने। अब आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं और क्रेडिट कार्ड यूज़ करें तो आपको टैक्स की अमाउंट जो आपको लगती है वो इस कदर वाहियात है, और इवन इन ट्रांजैक्शंस पे कि अब तो लोग डिस्करेज होते हैं, वो तो कहते हैं जी कि हम फिर बाहर के मुल्क जाएं तो हम कैश भी रहें, या किसी शख्स का अगर को अपना अकाउंट है और उसका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है, या फिर वही कज़न जिसके पास आप जाएं और उसको कहें यार अपना कार्ड दे दो कुछ देर के लिए, बाद में सेटल कर लें। तो खैर ये मसले हैं। हाँ बिल्कुल, ये ऐसे तो, बट प्लस इट्स सच अ वे टू डिस्करेज। अगर आप एक बिजनेस जनरेट हो रहा है और अगर चलो इस बैंक के जरिए नहीं क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स हो रही हैं सर्टन ऐप्स की, तो आप दूसरे 2-3 कार्ड्स बाकी कहीं और किसी और बैंक से ले लो, तो एक तो अपना बिजनेस भी आप ख़त्म कर रहे हो, ऊपर से आप डिस्करेज भी कर रहे हो उस तरह की ऐप्स को जो कि ट्राइंग टू लाइक अपने क्लाइंट्स को ईज, मतलब सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, दे हैव टू मेक पेमेंट्स, उनके लिए मुश्किल कर रहे हो, एंड पे आपकी वो सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाती है तो उनका बिजनेस भी इफेक्ट होता है। सो इट्स जस्ट ओवरऑल अ वेरी, मतलब एक सीमलेस सी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए एंड एवरीबॉडी शुड फैसिलिटेट दैट अगर करने। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये जो हरकतें हो रही हैं ना, ये टेस्टर हैं। सो इवेंचुअली हम उस तरफ जा रहे हैं जब जहाँ तमाम बैंक्स हाथ खड़े कर देंगे कि नहीं पेमेंट बाहर जा रही है। हाँ, और बिल्कुल, और ये तो चले बहुत ही बुरा होगा, लेकिन मैं इसमें एक और अपना एक और नुक्ता ऐड करता हूँ जो मैं लोगों को कहता हूँ, लोग नाराज होते हैं, शायद आप शायद भी हो जाए, पता नहीं, देखते हैं कि मेरे ख्याल में क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा वाहियात कोई चीज़ नहीं है। मैं आपसे 100% क्रेडिट कार्ड जो है ना वो एक ट्रैप है जो स्लोली आपको ना एक तरफ लेके जाता है कि यार इतना मैं कर लूँगा, पेमेंट तो कर देनी है मैंने। देखिए क्रेडिट कार्ड वो शख्स कर सकता है जिसके ऊपर अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है उसको, और उसको ना सिर्फ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, बस उस इदारे में भी कॉन्फिडेंस है जहाँ से उसको कुछ मिलना है। तो 2 जगह तो कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता, अपने पे हो सकता है, उस पे हो सकता है, दोनों साइड बाय साइड। डेबिट कार्ड रखें, जितना है उतने खर्चे, उसके बाद घर जाएं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अगली खबर की तरफ चलते हैं। फाइटर मूवी अपेरेंटली अभी भी बैन है यूएई में, और दे आर ट्राइंग टू
somehow figure it out, लेकिन अभी भी UAE वाले उनको इस मना कर खबर रहे से हैं। मुझे एक चीज़ का क्लैरिटी भी पैदा हुई है और मुझे यकीन है कि ये करना पड़ेगा, हम सबको फाइटर देखनी पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि To understand कि क्यों? क्योंकि अभी तक इस चीज़ के ऊपर मुझे एटलीस्ट क्लैरिटी नहीं मिली कि उन्होंने, क्योंकि ये री एडिट जो उन्होंने कहा था करें इसको, उनके यूएई का जो सेंसर था कि इसमें ये फुलानी चीज़ें जो हैं इनको री एडिट करके हमें दें, फिर देखेंगे और फिर हम फैसला करेंगे आया फिल्म शाया हो सकती है या नहीं। तो उसके बावजूद उन्होंने कहा है कि ये फिल्म जो है अभी भी हम नहीं लगाएंगे। जी देखें, इसमें ना दो इश्यूज थे। एक तो ये थे कि इंटीमेट सीन्स, और उसकी हद तक तो ये हुआ कि इंडिया के अंदर भी इस पर सेंसर आया और फिर उसको चीज़ें काटनी पड़ी। और दूसरा ये था कि इसके बारे में I'm sure it's not the first trailers Bollywood वगैरह- movie जिसमें intimate scenes हो। नहीं, वो तो इंटीमेट सीन के तो वो है ना कि कितना There's a इंटीमेट spectrum, है। हाँ। तो अब हमें नहीं, अब वो कट गया, हमें नहीं पता कितना इंटीमेट था। लेकिन दूसरी चीज़ ये थी कि क्योंकि पाकिस्तान मुखालिफ फिल्म थी, तो गल्फ में ये भी होता है कि उनको ये अंदाज़ा है कि जी यहाँ पे एक बहुत बड़ी पाकिस्तानी पॉपुलेशन है, हम नहीं चाहते थिएटर के अंदर कोई बदमज़गी हो, इस तरह की कोई चीज़ हो। वहाँ पे टाइगर 3 भी नहीं लगी, ये भी नहीं लगी। और इसके अलावा जो एक और बात है वो ये है कि ओवरऑल इसका बिजनेस जो है मतलब बेहतर है फाइटर का बाहर, इंडिया के अंदर ये फ्लॉप हो गई है। और मैं इस पे ये सोच रहा था कि कितनी अब जो है ना दुनिया ग्लोबल विलेज एक बन चुकी है। वैसे तो खैर जाहिर है ये फिल्म ही अच्छी नहीं होगी, इसलिए इंडिया के अंदर भी नहीं हिट हो सकी, बट अदरवाइज भी आप ये देखिए अब जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो ग्लोबल सेलिब्रिटीज़ हैं। मतलब आप भी चाहें तो किसी भी इंडियन को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकती हैं, ठीक है। इसी तरह आपके फॉलो करने से उसका नंबर बढ़ रहा है, जितना उसका नंबर बढ़ रहा है उतने उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं स्टोरी लगाने के, पोस्ट लगाने के, ठीक है। अच्छा, इस तरह की अगर वो फिल्में करता है पाकिस्तान मुखालिफ, तो हो सकता है आपके दिल से उतर जाए, आपके यार मैं अनफॉलो कर देती हूँ, हाँ, बिल्कुल, ठीक है। ये तो बहुत ही बैड मूव था। हाँ। तो अब आपने अगर अनफॉलो कर दिया तो उसकी ऑडियंस बड़ी तो नहीं, उसकी ऑडियंस तो कम ही हुई है। मेरी भी इसके पीछे एक थ्योरी है, नॉट पर्टिकुलरली अबाउट दिस बट जनरली अबाउट फाइटर। ऋतिक रोशन की किस्मत में है ही नहीं कि वो एक सेंसेशनल ग्लोबल स्टार बने। आई थिंक दिस वाज बड़ी देर बाद उन्होंने कोशिश की, यू नो, कमिंग अप विद अ ग्लोबल स्टार दीपिका। ही प्रोबब्ली थॉट कि चलो दिस माइट बी अनदर लेवल अप, बट दुनिया यश भर राज में प्रोडक्शंस सब कुछ होते हुए भी वो फ्लॉप हो आई गई। डोंट थिंक कि उनकी, मुझे लगता है इनकी किस्मत खराब है। ये जब भी कोशिश करते हैं ना कि कुछ, बस एक मूवी इनकी हिट हुई थी, उसके अलावा तो कभी भी वैसे तो बहुत नहीं, नॉट एट अ लेवल वेयर दीपिका इज टुडे। नहीं, बट ये तो बहुत महंगे सेलिब्रिटीज में से एक हैं, महंगे इंडियन एक्टर्स में से एक हैं। लेकिन जो बुनियादी बात है ना वो ये है कि अभी आयुष्मान खुराना ने दुबई में वो कोई कॉन्सर्ट कर रहा था, वहाँ पे उसने दिल दिल पाकिस्तान गा दिया। अच्छा, अब वो जाहिर है ऑडियंस में पाकिस्तानी भी होंगे, उन्होंने फरमाइश कर दी होगी, उसने गा दिया होगा, पाकिस्तानी खुश हो गए। और इंडियन मुझे नहीं पता, अगर किसी ने माइंड, हो सकता है लोगों ने माइंड कर लिया, अगर नहीं किया तो बड़ी अच्छी बात है। सो बुनियादी बात फिर वही है, वो क्या दिल दिल पाकिस्तान गा के उसको क्या नेशनलिटी मिल गई है? कुछ भी नहीं, लोगों का प्यार उसने ले लिया है, उसके नए फॉलोअर्स बन जाएंगे। अगेन हो सकता है यहाँ से ब्रांड्स उसको इंडोर्स करना, उसको देना शुरू कर दें। सो अब जो बंदा प्यार मोहब्बत की बातें करेगा ना, किसी भी मुल्क के कोने में वो बैठा हुआ है, दुनिया के कोने में, उसको मुझे ये लगता है कि पैसे कमाने के उसके जराए बढ़ जाएंगे। और जो नफरत की बातें करेगा, हो सकता है टेम्परेरी हिट हो जाए किसी एक मुख्तस हिस्से में, पर्टिकुलर टाइम वायरल हो जाते हो, लेकिन ओवरऑल यू जस्ट लूज आउट। अच्छा, वैसे भी देखें ना, ये थोड़ी सी जो ये बैन करने वाली चीज़ है, आपको पता है मैं बंदिश कल्चर के खिलाफ हूँ, बट अब तो ये मसला एक ज़माने में, यस आई वुड से कि यार ये बड़ी चीज़ की उन्होंने, क्योंकि रेवेन्यू की जो एवेन्यूज़ थी आपके पास वो तमाम तौर पे एक थी। एक आपकी डोमेस्टिक रिलीज़, फिर आपकी एक इंटरनेशनल रिलीज़ होती थी। ये इनकी इंटरनेशनल रिलीज़ थी, डोमेस्टिक जैसे अली ने फरमाया कि उनकी इतनी नहीं चली, इंटरनेशनल भी जिन्हें दुबई एक मार्केट वो लूज़ करेंगे तो वो भी काम हो जाएगी। उसके अलावा एक तीसरी मार्केट जो सेगमेंट है आपकी, वो भी तो खुल जाती है। अब आपकी जो OTTs हैं वहाँ पे आपकी फिल्म जाती है, वहाँ पे लगती है फिल्म। अब जैसे इंडिया की एक बहुत बड़ी फिल्म जो अभी इनकी चली थी, क्या नाम था उसका, एनिमल शायद नाम था, वो अब एक OTT प्लेटफॉर्म पे आई है। तो जिसने यहाँ पे नहीं देखी, लेकिन उसने सोशल मीडिया के थ्रू उसकी हाइप जरूर स्टडी की है कि इस फिल्म के इर्द गिर्द कुछ चल रहा है, कोई बात हो रही, कॉन्वर्सेशन हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं अच्छी है, कुछ लोग कह रहे हैं बुरी है। सिमिलरली विद आवर कंटेंट, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ इंडियन कंटेंट, हॉलीवुड कंटेंट, बॉलीवुड कंटेंट, लॉलीवुड कंटेंट, एनी कंटेंट, उसके इर्द गिर्द अगर गुफ्तगू जो है वो इस किस्म की है कि यार अच्छी या बुरी, इंट्रीग होता है बंदा। और अब जेन में एक और बात आ गई कि यार चलो सिनेमा में तो नहीं लग रही बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन है, वो सियासी हो या कोई और हो,
लेकिन किसी OTT पे तो ये फिल्म आ जानी है कुछ देर में, तो मैं तब तक वेट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ और मैं उसके बाद देख लूँगा। और इस फिल्म जिसका मैंने जिक्र किया एनिमल, उस केस में यही हो, बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान के अंदर देखी है। आप अगर उस OTT प्लेटफॉर्म के अगर आप वो जिस पे जाएंगे जिस पे लिखा होता है मोस्ट व्यूड इन पाकिस्तान, तो उसमें वो नंबर 1 पे थी पिछले हफ्ते। तो ये मसला जो है ये अगेन बड़ा चेंज हो गया है, ये जो बैन करना और ये सेंसर बोर्ड्स के जो हैं। और मेरे तो ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्रीज भी चीज़ को समझ आएंगी कि यार थिएटर में ज़रूर लगाओ, थिएटर कल्चर एक डिफरेंट चीज़ होती है, कुछ मूवीज़ डिजर्व करती हैं कि सिर्फ थिएटर में देखी जाए। लेकिन अगर एक फिल्म जो है उन्होंने बनाई इस नीयत से, फ़र्ज़ करें कि हम लॉन्च वहाँ भी करेंगे लेकिन हम फिर उसको OTT पे भी लॉन्च कर देंगे और फिर वहाँ लोग देख लेंगे जाके। बंदिश देख तो लेंगे जिन्होंने देखनी है। मतलब पुरानी चीज हो चुकी है। देखें महज़ब माशरे क्या करते हैं, जापान ने ओपनहाइमर को रिलीज की इजाजत दे दी, ठीक है। अब दुनिया निकल गई है बहुत आगे। अच्छा, दूसरा यहाँ पे ये भी बड़ा एतराज होता है पाकिस्तानियों को कि जी बड़ी स्टीरियोटाइपिंग की जाती है बॉलीवुड में। वो बिल्कुल की जाती है, हमें बिल्कुल देख के अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो इसलिए की जाती है क्योंकि उनको ये लगता है कि हम उनकी मार्केट नहीं है, ठीक है। उन्होंने जो भी एक इमेज बनाया है अवाम में पाकिस्तानी का कि जी ऐसा होता है, वो दिखा रहे हैं, उधर से टिकटें ले रहे हैं, मतलब पैसे कमा रहे हैं। जिस दिन पाकिस्तान उनको लगेगा ना कि एक बड़ी मार्केट बन चुका है, जिस तरह जब फिल्में उनकी लगनी शुरू हुई थी, जब तक है जान जब आई थी पहले वीकेंड पे 1 करोड़ का बिजनेस करके गई थी पाकिस्तान से। उन दिनों में आप देखें कि पाकिस्तान मुखालिफ फिल्में आनी कम हो गई थी क्योंकि उनको था कि यार ये तो बहुत बड़ा सर्किट है हमारा, ठीक है। ये मूवीज तो लगनी नहीं है पाकिस्तान में, मुझे क्या फायदा। और OTT जो है अभी तक नंबर बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं। जिस दिन पाकिस्तान में सब्सक्राइबर ज्यादा हो जाएंगे फिर वही बात है, दुनिया में जो हो रहा है ना वो पैसे के लिए हो रहा है। एब्सोल्युटली। और इस पे ऑफेंड, मतलब आई एम समबडी हु इज लाइक अच्छा ठीक है अगर स्टीरियोटाइप किया है, आप मूवी देखो, एंटरटेनमेंट समझो, किसी ने एक आर्ट बनाया है देख लो, और नहीं देखनी तो ना देखो। और अगर देखते हुए नहीं पसंद आ रही उठ के चले जाओ। आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपने नहीं जाना सिनेमा देखने के लिए, तो ठीक है आप ना देखो। ये आपको वैसे पता है ना कि कुछ घरों में ये असूल होता है कि एक दफा अगर फिल्म लग गई है ना, अब आप उसको छोड़ के नहीं जा सकते, फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते, अब ये देखनी है। सर ये मेरे ख्याल में वीडियो टेप के ज़माने की बात है, अब ये बड़ा मुश्किल है। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। लेस्को के एक केनाल सब डिवीजन ऑफिसर को रिसेंटली फायर किया गया था बिकॉज उन्होंने बिल्स के ऊपर फेक पिक्चर्स लगाई थी। सर ये हैं SDO सलमान सैमुअल साहब, कनाल रोड सब डिवीज़न के हैं। ये 3 मेजर जो कनेक्शंस हैं कनाल वाले एरिया में, उनके ऊपर इशू है। नंबर्स काफ़ी खौफनाक हैं। यूनिट्स जो हैं 3,82,140 यूनिट नवंबर में, 2,72,700 यूनिट दिसंबर में, और ये जो है ये रिसीव नहीं हुए। और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि ये जो तस्वीर नहीं लगती ऊपर मीटर की, ये उसको फोटोशॉप कर रहे थे और वहाँ पे लगा रहे, तो इनको फ़र्क कर दिया गया। इसके साथ साथ इसी खबर के अंदर ये भी जिक्र था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है बेहतर करेंगे। ये ऐसे मुझे, मैं सॉरी थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ, कि ये जो खबरें होती हैं, अब ये खबर इन इटसेल्फ काफ़ी बड़ी है, इसके एंड में जाके मुझे ये बताने की क्या ज़रूरत है कि जी हम बिजली का निज़ाम ठीक कर रहे हैं, हम ठीक करने लगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मेन चीज़ें होती हैं हमें सिर्फ वो चाहिए होती हैं। बहरहाल एक मेरा अलग एक पॉइंट है। मैं इस पे ना टिप देना चाहता हूँ उन तमाम लोगों को जो बिल देखकर उनको लगता है कि गलत किसी ने रीड किया मीटर और वो जाते हैं दफ्तर उसको करेक्ट कराने के लिए, कि अपने मीटर की तस्वीर खींच के जाएं। क्योंकि अगर आप सिर्फ अपना बिल लेके गए हैं ना, तो वो आपको जब अपने सिस्टम में से तस्वीर दिखाते हैं, तो जिस बंदे ने फोटोशॉप किया है बिल में, तो वो उनका जो अंदर सिस्टम है वो उस पर भी वही अपडेट हुआ है। आप अगर अपने उसी वक्त खींच के लेके गए हुए ना, तो आप उसके साथ कंपेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल। सर इसका एक और भी आपको बता दूं तजुर्बे से, अगर तो आपका बहुत बड़ा मसला हो गया ना, बहुत ही बड़ा, तो फिर आप कॉल कर सकते हैं एक चीज़ थ्रू नेपरा कि जी मेरा मीटर जो है इसका फोरेंसिक किया जाए। मीटर का फोरेंसिक ये होता है कि आप उसको एक लैब में लेके जाते हैं, मीटर के अंदर जो सारी कहानी है ना उसके ऊपर जो यूनिट्स की है वो चेंज नहीं हो सकती। फिर आपको वो थ्रू नेपरा मैं कह रहा हूँ, जब बार बार वो आपको फिर उसका तमाम डेटा निकाल के देते हैं। सो एक दफ़ा ऐसे हुआ कि हमें लगा जी कि हमारे मीटर के साथ ना नंबर जो हैं बिल्कुल ठीक नहीं आ रहे। हमने ये वाली की, वो इतना स्टार्क डिफरेंस था, वो एक एक्सेल शीट सी होती है वो आपको दे देते हैं और उसको फिर आप कंपेयर करते हैं जो उनकी अपनी शीट है, और उसके अंदर नंबर्स जो थे वो गलत डले हुए थे, जो कि इधर भी हुआ है। सो आपके पास रिकोर्स है, लेकिन वो बहुत लंबी कहानी है और वो गैन आप एक कॉर्पोरेट लेवल पे कर सकते हैं। एज ए कंज्यूमर ये करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, और इसमें इतना मुश्किल लेकिन तरीका है, मतलब आप जो खुद भी थोड़ी सी ड्यू डिलिजेंस करनी है, खुद भी ध्यान रखना है कि देखिए सबसे बड़ी एक और बात है वो ये है कि जब आपका इस तरह ज़्यादा आ गया ना, अगर तो बहुत ही ज़्यादा आ गया, आप पे ही नहीं कर सकते, तो फिर तो आपने जाना है और ये ठीक कराना चाहिए, आपका पूरा दिन ज़ाया हो जाए।
अगर आप पे कर सकते हैं ना तो कर दें। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि बाद में करेक्शन होगी, यूनिट के अगेंस्ट यूनिट कैंसिल हो जाएगा। जब आप जाके यूनिट माइनस करवाते हैं ना, करेक्शन करवाते हैं, तो उसमें ये लोग यूनिट तो माइनस कर देते हैं, लेकिन उन यूनिट्स के ऊपर जो टैक्स लग गया होता है, क्या वो माइनस होता है? नहीं। चले यहाँ पे अपना शो खत्म करते हैं। विल बी बैक टुमारो सेम टाइम। बोलो जनाब टीम की तरफ से अल्लाह हाफिज, टेक केयर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।